तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव बोले तो हिंदी ऐच्छिक जो विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 3 होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले 2 सैम्पल पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्जाम में आपको ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप, अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं भैया हिंदी ऐच्छिक का यानी हिंदी इलेक्टिव का सैम्पल पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 002। ठीक है। और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। ठीक है। इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है। ठीक है। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। प्रीवियस जो मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई है हिंदी की, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये सामान्य निर्देश एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका पेपर होने वाला है 19 फरवरी 2024 को हिंदी का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसके अगला जो आप क्लिप देखेंगे वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि हम लोग आपके लिए 20 सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है। जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करने के लिए, तो इन सैम्पल पेपर को आप ले सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट क्लिप देखिए बच्चों। तो हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के 20 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये 20 सैम्पल पेपर आप ले सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये जो सैम्पल पेपर है इसके अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। ठीक है। वैसे तो ये 199 रुपये का है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% की भारी छूट देखने को मिलेगी। केवल 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है। 50% की भारी छूट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा VSP07। व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर ढंग से कीजिए। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी कहते हैं। इसके अंदर वस्तु परक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, जिसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश वाला रहेगा, यानी कि पैसेज वाला रहेगा। गद्यांश को अपने को पढ़ना है और उसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें देना है। तो देखते हैं भैया किस तरह का गद्यांश दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सिनेमा जगत के अनेक नायक नायिकाओं, गीतकारों, कहानीकारों और निर्देशकों को हिंदी के माध्यम से पहचान मिली है। यही कारण है कि गैर हिंदी भाषी कलाकार भी हिंदी की ओर आए हैं। ठीक है। देखिए सिनेमा जगत की अगर बात करें तो वहाँ पर जो भी हीरो हीरोइन रहे हैं, गीतकार रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी यहाँ पर व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, सभी को हिंदी से कहीं ना कहीं पहचान मिली है। और जो गैर हिंदी भाषाई लोग हैं, जिनको हिंदी समझ नहीं आता, वो भी इसी कारण से हिंदी की ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और हिंदी में अपना जो है लक आजमाया है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है समय और समय के उभरते सच को पर्दे पर पूरी अर्थवत्ता में धारण करने वाले ये लोग दिखावे के लिए भले ही अंग्रेजी के आग्रही
हो, लेकिन बुनियादी और ज़मीनी हकीकत यही है कि इनकी पूंजी इनकी प्रतिष्ठा की एकमात्र निर्मित हिंदी ही है। तो देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे भी आप बॉलीवुड वगैरह में देखेंगे तो लोग बोलते हैं ओ माय गॉड हमको हिंदी नहीं आता, हम अंग्रेज है, हमको अंग्रेजी आता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि भैया आप बॉलीवुड है, हिंदी सिनेमा है, हिंदी में ही आप सिनेमा बनाते हैं और हिंदी ऑडियंस आपको देखने जाती है, उन्हीं के पैसों से आप एक सुपरस्टार है, ठीक है, और इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। वास्तविकता यही है। बेशक आप कितना भी दिखावा कर ले कि ओ माय गॉड हम अंग्रेज है, हमको हिंदी नहीं आता, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भैया हिंदी ऑडियंस से ही पैसा ले रहे हो और हिंदी ऑडियंस को तुम बोल रहे हो कि तुमको हिंदी नहीं आता, तो ये बहुत गड़बड़ वाला बात है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा सभ्य तरीके से बताया गया है, मैंने आपको देसी तरीके से बता दिया। बाकी आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा गद्यांश जो है रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इस तरह से देख सकते हैं ये आपका गद्यांश है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि कहानीकारों और निर्देशकों को पहचान किससे मिली है। तो जो कहानीकार है और निर्देशक है उनको जो पहचान मिली है वो हिंदी से मिली है। स्टार्टिंग की लाइनों में ही ये चीज़ हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन कलाकारों ने हिंदी की ओर रुख किया है। तो गैर हिंदी भाषी जो कलाकार है उन्होंने भी हिंदी की ओर रुख किया है, ठीक है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्दे पर अर्थवत्ता को धारण करते लोग दिखावे के लिए किस भाषा के आग्रही है। तो यहाँ पर अंग्रेजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो पर्दे पर कह लीजिए अर्थवत्ता को धारण करने वाले दिखावे वाले जो लोग होते हैं ना, वो अंग्रेजी को दिखावे के रूप में बोलते हैं कि भैया हमको तो अंग्रेजी आता है, हिंदी तो अयबे नहीं करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको हिंदी आता है और साथ ही वो हिंदी से ही पैसा कमा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, कब सड़कों का कोलाहल सन्नाटे में बदल जाता था। तो सड़कों का जो कोलाहल है वो सन्नाटे में तब बदल जाता था जब रामायण महाभारत के प्रस्तुतिकरण के समय, ठीक है, इस टाइम पे सड़कों का कोलाहल जो है वो सन्नाटे में बदल जाता था। ये जो अभी हमने गद्यांश को देखा पढ़ा उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं और जिसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे ये भी बोलते रहते हैं कि सर जी आंसर कहाँ से बता रहे हो। तो आंसर वह भी उसी के अंदर मिल जाएगा आपको, जो अभी आप देख रहे हैं ये वाला जो गद्यांश है आपका, इसी के अंदर आंसर भी मिल जाएगा और क्वेश्चन जो बन रहा है वो भी इसी के अंदर से बन रहा है, ठीक है। जैसे इसका आंसर जो भी हमने पढ़ा वो ये देख सकते हैं, कोलाहल सन्नाटे में बदल गया, ठीक है। जब महाभारत को हिंदी में प्रस्तुत किया गया तो सड़कों का कोलाहल सन्नाटे में बदल गया, इस तरह से। तो हिंदी में मतलब हिंदी में कह रहा हूँ, यहीं इसी पैसेज के अंदर आंसर भी आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हिंदी जो है कब हर दिल की धड़कन जो है उसकी भाषा बन गई, ठीक है, किसके कारण। एक तरह से तो कौन बनेगा करोड़पति के कारण जो है हिंदी हर दिल की धड़कन बन गई। तो ये आपका ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैर हिंदी कलाकारों ने हिंदी गीतों के माध्यम से कहाँ पहचान बनाई है। तो भैया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुर और संगीत की प्रतियोगिता में यहाँ पर उन्होंने पहचान बनाई है। क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये जो कथन दिए गए हैं 3 कथन है बेसिकली, ये पहला वाला आपका कथन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों पर विचार करना है और बताना है क्या करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा कि छोटे पर्दे से तात्पर्य टीवी पर आने वाले कार्यक्रम से है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है ये, ठीक है। तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बच्चों की लुभाने वाले डैश की हिंदी उच्चारण और मिठास की गुणवत्ता प्रभावी और ग्रह है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि टॉम एंड जेरी हो गया, ठीक है, डिस्कवरी चैनल हो गया, रामायण और महाभारत हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर के बच्चों को लुभाती है और उनको एंटरटेन करती है, ठीक है। रामायण और महाभारत तो बहुत कुछ सिखाती है बच्चों को। तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक शब्द से मूल शब्द पहचानिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मूल शब्द है रचना करना, ठीक है, यह रचना कह सकते हैं आप। ख वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा।
जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, दोनों को पढ़ना है फिर बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो कथन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक भारतीय सिनेमा है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि सिनेमा में केवल रामायण ही दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग वाला विकल्प सही हो जाएगा कि कथन ए सही है तथा कारण जो आपका है वो गलत है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर सही उत्तर लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में जो कि आपका काव्यांश पर आधारित है। तो इस तरह से ये काव्यांश दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम लोग हल करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो इस तरह से यह काव्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस काव्यांश के आधार पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। जो आपका फर्स्ट है, गुलाब शहरी समाज के पढ़े लिखे सुविधा संपन्न वर्ग का प्रतीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उस हिसाब से जो आपका थर्ड है, किसान को सजावटी पौधों की अपेक्षा उसकी जीविका चलाने वाले पौधे ही भाते हैं, ये भी सही बात है। और जो आपका चौथा है यहाँ पर कि गुलाब जैसे लोग सदैव दिखावा और अपनी जो है सो कि प्रशंसा के भूखे होते हैं, तो ये भी सही है। जो आपका थर्ड वाला है ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि अन्न उपजाने की अपेक्षा किसानों से नहीं व्यापारियों से करनी चाहिए, यानी अन्न उगाने की अपेक्षा हम लोग किसानों से ना करें भैया और व्यापारियों से करें, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ये ग वाला, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया कि कवि ने किसे मूर्ख कहा है। तो कवि ने भैया जो किसान है उनको मूर्ख कहा है। वैसे किसान मूर्ख होते नहीं है, किसानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे देश में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ा लिखा गुलाब कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है। तो पढ़ा लिखा जो गुलाब है वो गांव जाकर के बसने को तैयार नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार गुलाब का निम्न में से क्या कर्ज नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह गांव में जाकर खिले, अलसी सरसों वगैरह से मिले, वहाँ की धूल से ढक जाए, तो ये सब आपका सही हो जाएगा। इस हिसाब से उपयुक्त सभी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला क्यों भाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फसल से ही उसका जीवन यापन होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, ये आपका कथन और कारण वाला है। यहाँ पर कथन कह रहा है कि मगर साफ समझ लेना चाहिए कि गुलाब का यह कर्ज नहीं है कि गांव जाकर खिले। और कारण कह रहा है कि कवि स्वयं भी गुलाब के समान अभिजात्य वर्ग से संबंधित है और वह गांव में नहीं बसना चाहता। तो इस हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, बीच बचाव में कौन सा अलंकार है। तो बीच बचाव में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश में कवि ने किस फसल का जिक्र किया है। तो काव्यांश के अंदर जो कवि है उन्होंने ज्वार की जो फसल होती है बच्चों इसका जिक्र किया है। ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको 20 सैंपल पेपर का PDF चाहिए तो आप जो है सो कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखा होगा, और ये जो वीडियो है ये जो एंड होगा तो वहाँ पर आपको वो व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे कि आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। और अगर अभी आप 20 सैंपल पेपर का PDF लेते हैं तो केवल 99 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये 20 सैंपल पेपर करके चले जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब अपना बोर्ड एग्जाम दिया था 2019 के टाइम पे, तो मैंने केवल हर एक सब्जेक्ट का 2 से 3 सैंपल पेपर किया था। ठीक है, और इन 2 से 3 सैंपल पेपर करने से मेरे जो मार्क्स आए थे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ये 100 में से आपका 85% बना था।
ठीक है। टोटल 85% मार्क्स मेरा बना था। कुछ सब्जेक्ट्स में टॉपर रह चुका हूँ मैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, ठीक है। तो सोचिए हमने तो केवल 2 या 3 ही सैंपल पेपर किए तो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। उस टाइम पे 100 नंबर के पेपर हुआ करते थे, आज के टाइम के नहीं जो 80 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है। तब हमने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और हमने अपने अनुभव को मिला करके इतने दिन जो हमने पढ़ाया है, जो हमने खुद पढ़ा है, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, सबको मिला करके आपके लिए यहाँ पर 20-20 सैंपल पेपर बनाए हैं, ठीक है। आपका हिंदी का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का। तो आज ही सैंपल पेपर लीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। वैसे तो 20 सैंपल पेपर का जो प्राइस है वो 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल आपको 99 रुपये में ये सैंपल पेपर मिल जाएगा। 50% की भारी छूट, भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और वहाँ पर आपको VSP07, ठीक है, ये करके आपका कूपन कोड है, ये उनको देना है, तो आपको 50% का भारी छूट मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर नंबर भी लगा दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ पर देख सकेंगे बच्चों, ठीक है। इस पे आपको कांटेक्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तीसरे के पहले में यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे कि किसी भी माध्यम के लिए समाचार लेखन की प्रचलित शैली कौन सी है। तो देखिए भैया, समाचार लेखन की जो सबसे प्रचलित शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आपका समाचार एंड जो है नहीं हो जाता है, ठीक है। तो सबका जो भी कह लीजिए, जो टीवी हो गया, आपका अखबार हो गया, या किसी भी तरह का न्यूज़ वगैरह हो गया, सब में जो शैली यूज़ की जाती है, जो स्टाइल यूज़ किया जाता है समाचार लेखन में, समाचार को दिखाने में, समाचार को सुनाने में, वो कौन सा है भैया, उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को सबसे पहले दिखा देते हैं कि आज देखिए मोदी जी ने ये कर दिया, आज देश दुनिया में ये चीज़ें हो गई, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये आपका उल्टा पिरामिड शैली के अंदर कंसीडर किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है बच्चों। कौन सा माध्यम है, प्रिंट माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटीआई और यूएनआई क्या है। तो पीटीआई और यूएनआई जो है वो समाचार एजेंसी है। क्या है बच्चों, समाचार एजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप एंड पृष्ठ है, ये क्या है भैया, तो ये है संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ जिसमें विचार परक आलेख टिप्पणियां आती हैं, ठीक है। ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में जो है सो कि सूचना देने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो है आपका यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली। कौन सा है भैया, उल्टा पिरामिड शैली, ये महत्व क्रम है बच्चों, ठीक है। तो इस हिसाब से ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो इस तरह से आपका काव्यांश दिया गया है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह संकुतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह से। चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, इन पंक्तियों में किस समय का वर्णन हुआ है। तो इन पंक्तियों में बच्चों सरोज की विदाई का वर्णन हुआ है। इस समय का आपका वर्णन हुआ है जब सरोज की विदाई हो रही थी, ठीक है। क वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोज और शकुंतला की विदाई में किस बात की समानता थी। तो सरोज और शकुंतला की विदाई में पितृ हृदय की व्याकुलता, ये जो चीज है इसकी समानता थी बच्चों। क वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वह लता वहीं की, पंक्ति में लता किसे कहा गया है। तो पंक्ति में जो लता है वो सरोज की माता को कहा गया है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बन जाता है, वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, ठीक है। सरोज की स्मृति जो है, या सरोज स्मृति कह लीजिए, उसके आधार पर आंसर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यहाँ पर वह लता वहीं की, इस पंक्ति में सरोज की जो माता जी है उनका वर्णन किया गया है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है भर जलद धरा को ज्यों अपार में अलंकार है। तो इसमें क्या अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है भैया? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मामा मामी के साथ सरोज का कैसा संबंध व्यक्त हुआ है? तो मामा मामी के साथ सरोज का अति स्नेह एवं लगाव वाला जो संबंध है वो व्यक्त हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के अंदर। यहाँ पर आपको गद्यांश दे दिया है इस तरह से, इसको पढ़ना है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देना है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा देख लेते हैं इस गद्यांश को, कि बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया, तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया, रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया, फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे रहे गई, और बड़ी बहुरिया कहाँ जाती बेचारी, भगवान भले आदमी को कष्ट देता है। तो इस तरह से करके आपका बड़ी बहुरिया से रिलेटेड ये जो गद्यांश है दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके बेसिस पे, कि बड़े भैया के मरने के बाद क्या हुआ? तो बड़े भैया के मरने के बाद भाइयों में लड़ाई झगड़े हुए, रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया, रैयत मतलब किसान लोग जो होते हैं, ठीक है, और तीनों भाई शहर में जा बसे। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी बातें हमें देखने को मिली बच्चों। तो घ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी बहुरिया के साथ क्या व्यवहार किया गया? तो बड़ी बहुरिया के साथ उसके शरीर से जेवर खींच छीन कर बांटा गया, साथ ही साथ चीर हरण की लीला हुई, और उसकी बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े किए गए। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई, ये व्यवहार। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और भी सब्जेक्ट के हमने आपके लिए सैम्पल पेपर के वीडियो बना दिए हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका हो गया, ठीक है, और हिंदी का तो बन ही रहा है, हिस्ट्री वगैरह का आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है, इंग्लिश का हमने बना दिया है आपके लिए। 1 शॉट का वीडियो आज मैंने हिंदी का डाल दिया आपका, तीनों बुक का, एक तो आपका अंतरा हो गया, अंतराल हो गया, और अभिव्यक्ति माध्यम हो गया, तीनों बुक का 1 शॉट का वीडियो आ गया है। तो इन सभी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बनारसी शब्द व्याकरण में क्या है? तो बनारसी शब्द व्याकरण में विशेषता है बच्चों। ठीक है, जैसे बनारसी साड़ी, अब साड़ी तो एक कॉमन होता है, साड़ी के आगे अगर मैं लगा दूं बनारसी साड़ी, ठीक है, तो वो उसकी विशेषता हो जाएगी कि अच्छा ये साड़ी बनारसी साड़ी है, और आज के टाइम पे वैल्यू है भाई बनारसी साड़ी की। अगर आ करके आप अपनी मम्मी को बोल दीजिए कि मम्मी क्या मैं आपके लिए बनारसी साड़ी गिफ्ट में ले आऊँ, तो मम्मी बोलेगी इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास, बनारसी साड़ी लाएगा मेरे लिए। तो मतलब सबको पता है कि जो बनारसी साड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है और क्वालिटी होता है भाई, मैंने छुआ है अपने हाथों से, क्वालिटी होता है बनारसी साड़ी में। ठीक है, खैर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक ना एक दिन अपनी मम्मी को एक नहीं हजारों बनारसी साड़ी गिफ्ट करेंगे। ठीक है, उस लायक आप जरूर बनेंगे, मेरी मनोकामना आप सभी के साथ है बच्चों। ओके, बस आप हमारा जो साथ है इस बोर्ड एग्ज़ाम तक ही नहीं, केवल आगे तक भी दीजिए। ठीक है, और हम भी आपका साथ आगे तक देंगे। जैसे देखिए ताली दोनों हाथ से बजता है ना, एक हाथ इधर से बढ़ाइए एक हाथ इधर से बढ़ाइए तो ताली बजेगा, उसी प्रकार से आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हम आपके सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जो भी चीज़ें हमसे हो पाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, 1 शॉट वाली वीडियो, बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, टॉपर आंसर शीट हो गया, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संवदिया को क्या करना पड़ता है? तो संवदिया को संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखना पड़ता है, संवाद जिस सुर स्वर में कहा गया है वैसे ही सुनाना पड़ता है, संवाद को सही जगह सही व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है, यानी कि ये सारे काम उसको करने पड़ते हैं। तो जो आपका घ वाला विकल्प है उपयुक्त सभी काम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि तीनों भाइयों का बड़ी बहुरिया के प्रति कैसा बर्ताव था? तो तीनों भाइयों का बड़ी बहुरिया के प्रति निर्दयी जो है सो कि बर्ताव था। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए छठे के पहले में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? तो सूरदास की जो झोपड़ी थी भैया भैरव के द्वारा जलाई गई थी।
ठीक है। इसका अगला जो क्वेश्चन है ये आज का आपका होमवर्क है कि रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़क उठी? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 12 बजे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिसका भी सबसे सही आंसर आएगा और सबसे पहले आएगा उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा क्वेश्चन कि तस्कीन का क्या तात्पर्य है? तो तस्कीन का तात्पर्य होता है बच्चों तसल्ली और दिलासा। तो क और ख दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है। अगला है विशकोहर में कौन सी नदी बहती थी? तो विशकोहर के अंदर बच्चों यहाँ पर जो बूढ़ी राप्ती नदी थी वो बहती थी। तो ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में लू से बचने के उपाय कौन से है? तो गर्मी में जो लू से बचने के उपाय है बच्चों वो है कि कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना चाहिए, जिससे कि गर्मी में जो गरम गरम हवा चलता है जिसको लू बोला जाता है उससे आप बच सके। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने क्या माना है? जो आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता है उसको लेखक ने उजाड़ की असभ्यता या कह लीजिए अपसभ्यता माना है। तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में किस भिन्नता की ओर संकेत किया गया है? ठीक है, या किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जगह जगह तालाब बना हुआ था। तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है खंड ब यानी सेक्शन बी, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने 20 सैंपल पेपर्स का PDF बाय नहीं किया है तो आज ही उसे परचेस कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस सैंपल पेपर्स को अगर आप बोर्ड एग्जाम में करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है। तो इस सैंपल पेपर को जरूर लीजिए और अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए। वैसे तो ये सैंपल पेपर जो है 20 सैंपल पेपर हिंदी का 199 रुपये का है, लेकिन अगर अभी आप इसको परचेस करते हैं तो आपको 50% की भारी छूट देखने को मिलेगी। केवल आपको 99 रुपये में 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका एक सैंपल पेपर 5 रुपये का पड़ा। 5 रुपये का तो आज के टाइम पे बिस्कुटे आ जाता है, चिज्जी उज्जी खा लेते हैं बच्चा लोग। ठीक है। तो आज ही सैंपल पेपर्स लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और बेहतर से बेहतर ढंग से कीजिए। क्योंकि देखिए ये सैंपल पेपर मैं आपको रिकमेंड क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सैंपल पेपर मेरे द्वारा, कृष्णा सर के द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। तो हमारा कृष्णा सर का जितना भी एक्सपीरियंस है आज तक का, जो हमने पढ़ा है 12th क्लास में, आज तक टीचिंग के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया है, सारा कुछ आपको इन 20 सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर ढंग से कीजिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।